दोस्तों अभी हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के अनुसूचियों के बारे में। आपको जो पुस्तक दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, ये है अपना भारतीय संविधान। पूरे भारतवर्ष को इस भारतीय संविधान के माध्यम से ही संचालित और प्रशासित किया जाता है। इस भारतीय संविधान में बहुत सारे तथ्यों का वर्णन है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अनुसूचियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। भारतीय संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियों का वर्णन था, लेकिन अभी तक वर्तमान समय में अगर बात किया जाए तो कुल अनुसूचियों की संख्या बढ़कर हो चुका है 12, यानी 8 से हो गया है 12। अलग अलग अनुसूचियों में किन किन बातों का वर्णन है, इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से सवाल हर एग्जामिनेशन में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा ही जाता है। तो चलिए हर एक अनुसूची को हम लोग बारीकी से देखने का प्रयास करते हैं कि उनमें किन किन चीज़ों का वर्णन है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं पहला। तो दोस्तों जो पहला अनुसूची है, पहला अनुसूची में जिक्र है कि संघ में जो घटक हैं वो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए संघ का मतलब हुआ, देखिए भारत क्या है, 28 गो राज्य और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश, सबको मिलने से न भारत का निर्माण होता है। और संघ के लिए अंग्रेजी में यूनियन शब्द का प्रयोग होता है, जबकि अगर अमेरिकी संविधान में दोस्तों बात किया जाए तो संघ के लिए फेडरल शब्द का इस्तेमाल होता है। यानी कि संघ के लिए भारत में यूनियन शब्द है और अमेरिका में फेडरल शब्द है। थोड़ा सा इसको भी दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं कि यूनियन और फेडरल का आखिर चक्कर क्या है। देखिए भारत में चूँकि यूनियन है, देखिए भारत में जो राज्यों का निर्माण हुआ, राज्य बाद में बने, पहले देश का निर्माण हुआ। जबकि अमेरिका में क्या है, अमेरिका में राज्यों के बीच आपस में समझौता हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तब देश का निर्माण हुआ। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि बिहार, उत्तर प्रदेश सब मिलकर आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया कि हाँ चलो एक भारत बनाएंगे, ऐसा नहीं। भारत पहले बना, उसके बाद राज्यों का निर्माण हुआ। इसलिए भारत में संघ कहा जाता है, मतलब यूनियन कहा जाता है, और अमेरिका में फेडरल कहा जाता है। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा को देखते हैं। दूसरा क्या है, द्वितीय। यहाँ पर जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, बड़े बड़े पद धारण करते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, सीएजी, ऐसे लोगों का वेतन, भत्ता, पेंशन आपको दोस्तों मोटे तौर पर समझना है। ठीक है, आपको मोटे तौर पर समझना है कि बड़े बड़े जो पद हैं उनका, उन पर जो व्यक्ति आसीन हैं उनका वेतन, भत्ता, पेंशन क्या है। यह है दूसरा अनुसूची में, सेकेंड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, इन्हीं लोगों का शपथ, यानी पहले ये लोग वेतन, भत्ता, पेंशन हासिल करेंगे, बाद में शपथ। चलो भाई आप मोटे तौर पर एक ट्रिक बना सकते हैं, अरे चलो शपथें ना है बाद में ले लेंगे, लेकिन वेतन, भत्ता, पेंशन पहले दो, यानी कि ये पहले है उसके बाद ये है। ठीक है, तो नंबर 2, नंबर 3। चलिए अब आगे बात करते हैं नंबर 4। नंबर 4 में क्या है, देखिए राज्यसभा में अलग अलग राज्य, जो अलग अलग राज्य हैं या अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ से प्रतिनिधियों को भेजा जाता है। तो इसी बात का जिक्र है चौथा अनुसूची में। समझ गए हैं आप लोग। चौथा अनुसूची में क्या है, अलग अलग राज्यों, यूटीज का मतलब यूनियन टेरिटरीज, यानी केंद्र शासित प्रदेश से कितने व्यक्ति अलग अलग से जाएंगे, अलग अलग राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा में, इसी का वर्णन है चौथा अनुसूची में। पाँचवा और छठा को देखिए। एक चीज़ समझिए, पाँचवा और छठा अनुसूची को समझने से पहले आपको अनुसूचित क्षेत्र क्या होता है इसको समझिए, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र लिखा हुआ है, लोग यही नहीं समझते हैं कि अनुसूचित क्षेत्र का मतलब क्या होता है। तो देखिए अनुसूचित क्षेत्र का मतलब सिंपल सा है, कोई भी ऐसा क्षेत्र जहां पर आदिवासी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी कि अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या अच्छा खासा हो, उस क्षेत्र को ही बोलते हैं अनुसूचित क्षेत्र। वो क्षेत्र एक पूरा राज्य हो सकता है, वो क्षेत्र एक जिला हो सकता है, या वो क्षेत्र एक ब्लॉक भी हो सकता है। आप लोग समझ गए हैं अनुसूचित क्षेत्र होता क्या है। तो चलिए पाँचवा को देखिए। भारत में जितने भी अनुसूचित क्षेत्र हैं, चाहे वो ब्लॉक हो या कुछ राज्य हो या कुछ जिले हो, जो भी हो, और जो भी अनुसूचित जाति के लोग हों, उनके अलावा भी उनका प्रशासन और नियंत्रण का जिक्र है। देखिए झारखंड के कुछ जिलों में प्रशासन करने का तरीका, सरकार चलाने का तरीका कुछ अलग तरीके से होता है, जो इन क्षेत्रों के होंगे उनको पता होगा। जबकि छठा क्या है, छठा में देखिए नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों का जिक्र है। आप लोग एक फ़ोटो भी देख लीजिए, असम, मेघालय, असम के नीचे मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 राज्यों में जो शेड्यूल्ड एरिया है यानी अनुसूचित क्षेत्र है, उसका प्रशासन कैसे चलाया जाए इसी का जिक्र है। ठीक है, आप लोग समझ गए हैं छठा को भी। सातवां अनुसूची। सातवां अनुसूची में क्या है कि किस विषय पर कौन कानून बनाएगा, यानी फलाना विषय पर केंद्र बनाएगा या राज्य बनाएगा, इसी का जिक्र है सातवां अनुसूची में। समझ गए। तो सातवां अनुसूची में भी 3 सूचियां हैं, संघ, राज्य, समवर्ती और एक अवशिष्ट सूची भी होता है। मुख्यतः ये 3 होता है। संघ में 100 विषय, राज्य में 61 और समवर्ती में 52। कौन कौन सा विषय है, रेल, बैंक, डाक, टीटीसी। संघ में, राज्य में क्या है दोस्तों, तो राज्य में है कृषि, सिंचाई, पुलिस आदि। समवर्ती में क्या है, शिक्षा, वन, माप,
ये सब है। देखिए, शिक्षा वन माप के अलावा टोटल 52 है समवर्ती में। इन सबको 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से राज्य से समवर्ती सूची में लाया गया था। इन 3 को और भी 1-2 को लाया गया था, ठीक है ना, जैसे कि वन्य संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण आदि को यहाँ पर लाया गया था। तो आप लोग समझ गए होंगे। और एक चीज़ दोस्तों और समझिए, राज्य सूची के विषय पर भी केंद्र कानून बना सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा में एक प्रस्ताव पारित होगा, जिसके बाद राज्य सूची के विषय पर भी केंद्र कानून बना सकता है। हाँ, वो मुद्दा राष्ट्रीय हित से जुड़ा होना चाहिए तब। इसके अलावा समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। जरा इसको समझिए, मान लिया कि शिक्षा पर केंद्र भी कोई कानून बनाया, राज्य भी बनाया, लेकिन दोनों ही अगर कानून बनाएगा, दोनों कानूनों में अगर मैचिंग कुछ हो रहा है तो केंद्र वाला कानून को माना जाएगा, राज्य वाला कानून बैकफुट पर चला जाएगा। यानी कि आप दोस्तों यहाँ से ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत का जो संघीय व्यवस्था है, यहाँ केंद्र को बहुत ज़्यादा पावर जबकि राज्यों को कम पावर दिया गया है। अमेरिका में यहाँ से स्थिति अलग है, वहाँ राज्यों में बहुत ज़्यादा पावर दिया गया है। चलिए, 7वां अनुसूची को भी दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं 8वां अनुसूची। 8वां अनुसूची में भाषा का जिक्र है। भाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। ये भारत सरकार का ऑफिशियल लैंग्वेज आप लोग कह सकते हैं, या अलग अलग राज्य सरकारों का ऑफिशियल लैंग्वेज, भारत सरकार और अलग अलग राज्य सरकारों का। तो 8वीं अनुसूची में उनका जिक्र है भाषा। टोटल 22 भाषाओं का यहाँ पर जिक्र किया गया है अभी वर्तमान में है, जबकि मूल संविधान में इन भाषाओं की जो टोटल संख्या कितना था, वो था 14। अलग अलग समय पर अलग अलग जुड़ते चला गया। देखिए, शुरू में मैंने एक चीज़ बताया था कि मूल संविधान में 8 ही अनुसूची है, जबकि बाद में 4 को जोड़ा गया है। तो सबसे पहले किसको जोड़ा गया? 9वां को, फिर 10वां को, फिर 11वां को, 12वां को। फिर तो 9वां को देखिए, 9वां को कब जोड़ा गया, क्यों जोड़ा गया? तो 9वां का जोड़ा गया 1951 में, और संपत्ति अधिग्रहण से जुड़ा हुआ था, और इसके लिए संविधान में पहली बार संशोधन किया गया। तो भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ? तो 1951 में। क्यों हुआ? संपत्ति अधिग्रहण करने के लिए। संपत्ति अधिग्रहण क्या होता है? तो भाई साहब, संपत्ति अधिग्रहण को समझिए। मान लीजिए कि आपका गांव में खेत है, बीचों बीच सरकार घोषणा कर दिया कि हाईवे निकलने वाला है या हॉस्पिटल बनने वाला है, तो आप नहीं चाहते हुए भी आपको अपना ज़मीन देना पड़ेगा। ये है संपत्ति अधिग्रहण। हाँ, सरकार उसके लिए बाकायदा पैसा जो देगा वो तो अलग है। तो संपत्ति अधिग्रहण यही है। इसी के लिए 1951 में लॉ बना था, कानून बना था संशोधन करके। 10वां दल बदल से जुड़ा हुआ है। 10वां अनुसूची को 1985 में जोड़ा गया 10वां अनुसूची को, और 52वां संविधान संशोधन इसके लिए किया गया था, दल बदल। ठीक है, आपको पता ही है कि इलेक्शन कोई जीत कर आया, फलाना पार्टी छोड़कर उस पार्टी में चले गए। पहले ऐसा बहुत होता था, लेकिन अब इसके लिए बहुत सारा कठोर गाइडलाइंस है। 11वां और 12वां क्या है, जरा इसको समझिए। थोड़ा सा एक बात को आप लोग को समझना होगा। हमारे देश में सरकारें 3 स्तर की होती है। हमारे देश में, भारत में 3 स्तर का सरकार होता है। जो सबसे टॉप लेवल पर जो सरकार होता है उसको बोलते हैं केंद्र सरकार। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है उसको बोलते हैं राज्य सरकार, और जो सबसे निचला स्तर पर सरकार होता है उसको बोलते हैं स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार को भी 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है जो शहरी क्षेत्रों में होता है, शहरी क्षेत्रों में जो होता है उसको नगर पालिका और नगर निगम वगैरह कहते हैं, और जो ग्रामीण क्षेत्रों में होता है उसको ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद कहते हैं। ठीक है, तो 11वां अनुसूची को जोड़ा गया 1993, 12वां को जोड़ा गया 1993। इसके लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया, इसके लिए 74वां संविधान संशोधन किया गया है। ये है पंचायत, ठीक है, और ये है नगर पालिका, नगर निगम। इसमें 29 विषय, और इसमें विषयों की संख्या कितना आप लोग देख सकते हैं, 18। तो दोस्तों, इस तरीके से भारतीय संविधान में जो कुल 12 अनुसूचियों का जिक्र है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। और सामान्यतः यहीं से सवाल पूछे जाते हैं। अगर इतना आप कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि सवाल अनुसूची से इसके बाहर भी सवाल पूछा जाएगा। इतना सफिशिएंट है। हाँ, यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा एडिशन करना होगा कि संघ सूची में और कुछ विषयों को आपको याद रखना होगा, राज्य सूची के कुछ और विषयों को याद रखना होगा, समवर्ती सूची के कुछ और विषयों को आपको अतिरिक्त में याद रखना होगा। और लास्ट में एक चीज़ और, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली को घोषित किया गया था 1991 में 69वां संविधान संशोधन के माध्यम से। तो दोस्तों, ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू।